अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपसे ब्लड की कुछ बातें डिस्कस की हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको उसका सलूशन बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन समझने से पहले दो चीज़ों को समझना होगा कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च के नतीजे में कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हम उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में कैसे लेके आते हैं, इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। पार्टली तो इसमें साइंस जिम्मेदार है कि साइंस बाज़ औक़ात ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई रिसर्च लॉन्च कर देती है कि साइंस खुद ही कुछ साल बाद उसको नलीफाई कर देती है। उसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कई सालों तक ये होता रहा कि कोई भी मरीज़ कार्डियक अरेस्ट के साथ आता है तो उसको जब रिससिटेट करते थे तो हमें एबीसी सिखाई गई, क्योंकि प्रेप से लेके हमें एबीसी ही सिखाई जाती है। तो इस साइंस ने हमें दोबारा एबीसी दी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। कई सालों तक हम इसके चक्कर में लगे रहे और जब भी कोई मरीज़ कोलैप्स होता था, किसी को रिससिटेट करना पड़ता था, तो एक वार्ड बॉय से लेके एक प्रोफेसर तक लिंगोस्कोप लेके तो मरीज़ को एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के चक्कर में उसके दांत तक तोड़ देते थे और उसको मार देते थे, लेकिन सीपीआर कोई नहीं करता था, क्योंकि हमें साइंस ने ये कहा था कि ए से शुरू होना है, सी से शुरू नहीं हो सकते। अब कुछ सालों बाद साइंस ने खुद ही कह दिया कि जो हमने पहले कहा था वो तो टोटल गलत था, तो 180 का टर्न लिया तो कह दिया सी ए बी। अब सी ए बी कहने की रीज़न क्या थी, फिर उन्होंने कह दिया कि एक्चुअली हार्ट जब पंप करना रुक जाए तो पहले हार्ट को चलाना ज़रूरी है। अगर हार्ट ही नहीं चल रहा तो आप ऑक्सीजन जितनी मर्जी देते रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि किसी डेड आदमी को आप ऑक्सीजन टैंक में इमर्स कर दें और ये समझें कि वो ज़िंदा हो जाएगा, क्योंकि जब हार्ट ही रुक गया तो आप उसको ऑक्सीजन में दफन भी कर देंगे तो वो हार्ट तो चलने वाला नहीं है। तो पहले हार्ट को चलाएं, फिर उसको सांस दें। अब सांस देने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि ईटीटी डालें, किसी भी तरीके से मल्टीपल मेथड बता दिए कि इस तरह सांस दिया जा सकता है। तो ये साइंस तो खुद ही कई सालों बाद अपनी काफ़ी सारी रिसर्चेज पे यू टर्न ले लेती है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे है कि हम इस साइंस को अपने लाइफस्टाइल में कैसे ऑप्ट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जो हमारी सोसाइटी है इसमें चार किस्म का माइंडसेट है। सबसे पहला माइंडसेट तो वो है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च आती है वो इमीडिएटली इतने हंग्री और इतने ग्रीडी होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, फ़ौरन से पहले उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेंगे, वो टेक्नोलॉजी लेंगे और बगैर सोचे समझे उसको अपनी लाइफ में ऑप्ट कर लेंगे कि ये उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी था भी या नहीं था। तो दीज आर ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड फेथर ऑफ साइंस। एक्चुअली इन लोगों के लिए खुदा है ही साइंस। साइंस में कुछ भी आ जाएगा ये आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह के लोग अपने आप को नॉलेजफुल भी कहते हैं, वो 100 किताबें भी पढ़ लेते हैं कि उनके नाम के पीछे पीएचडी और डिग्री होल्डर लिखा जाए, लेकिन एक्चुअली दीज पीपल आर सो मैकेनिकल एंड सूडो इंटेलेक्चुअल कि ये उन 100 किताबों में से किसी एक लाइन के आगे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि ये चीज़ जो है ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, मेरी लाइफ के लिए ठीक है, हम मेरे इर्द गिर्द जुड़े लोगों से इसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ब्लाइंडली फॉलोइंग, जैसे कि सोशल मीडिया, पहले किसी घर में एक मोबाइल होता था, फिर हर मेंबर का मोबाइल आ गया, अब यहाँ तक नौबत आ गई कि हर इंसान के पास जो थोड़ा सा एडवांस सक्सेसफुल अपने आप को शो करता है उसके पास 3 से 4, 2 से 3 से 4 मोबाइल होना ज़रूरी है। लेकिन इन रियलिटी ये मोबाइल हमारी लाइफ को मज़ीद मिजरेबल ही बना रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं बना रहे। लेकिन क्योंकि ये साइंस की रिसर्च के नतीजे में है तो हम अगर अपने आप को एडवांस और मॉडर्निज्म वाली साइड पे नहीं लेके जाएंगे तो हम बैकवर्ड कहलाएंगे। ये अलग बात है कि इससे हमारी लाइफ मिजरेबल बन रही है या नहीं बन रही। तो ये तो है ब्लाइंड फॉलोअर। इनको मैं कहता हूँ कि ये गधों की तरह लाइफ गुजार रहे हैं, ये बिल्कुल फुलिश लाइफ स्टाइल है। दूसरे लोग वो हैं कि जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये है इंटेलिजेंट लोग कि जो भी रिसर्च आती है, साइंटिफिक रिसर्च आती है या कोई भी बंदा कुछ कहता है तो वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि इसका मेरी लाइफ के साथ, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की लाइफ के साथ, हमारी नेचर के साथ कोई तल्लक है कि नहीं है। अगर तो ये अच्छी चीज़ है हमारी नेचर के लिए, हमारी लाइफ के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरी किस्म के लोग वो हैं कि जो वो सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो ना सिर्फ दूसरों की, ना सिर्फ साइंस की जो रिसर्च है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो डेली अपनी थिंकिंग, अपने बिलीव्स के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि मेरे दिमाग में मेरी जो सोच है, मेरी जो रिसर्च है वो भी मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो उसको भी चेंज करते हैं और साइंस के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एक जो लास्ट
टाइप ऑफ पीपल है दैट आर वाइज पीपल, जो कि बहुत थोड़े हैं गिनती में। तो जो वाइज पीपल हैं वो इस चीज़ की, इस रियलिटी को समझ जाते हैं कि ये जितनी भी साइंस है, जितनी भी क्रिएशन है, ये उसके अंदर ही है। एक्चुअली हर चीज़, पूरी साइंस जो है ये एक इंसान के माइंड से आई। तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मैं भी वैसा ही इंसान हूँ, मैं भी अपनी क्रिएशन में एक यूनिक चीज़ हूँ, मेरे क्रिएटर में, मुझ में भी वो सारा पोटेंशियल दिया हुआ है जो किसी और में दिया हुआ है। तो वो फियरलेस हो जाते हैं, उनको किसी किस्म का डर या खौफ नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी लाइफ का हर स्टेप उस क्रिएटर की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहे होते हैं। तो ऐसे लोग फियरलेस हो जाते हैं, और यही लोग होते हैं जो कुछ डिफरेंट, जो कुछ यूनिक करते हैं और जो कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इनके क्रिएटर ने इस दुनिया में इनको भेजा है, तो उसका मकसद ये है कि इस दुनिया के जो इंसान हैं उनको बेहतरी की साइड पर लेके जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, उनको कंफर्टेबल करें और उनको नेचर के क्लोज रखें। अब जो ब्लड है उसके रिलेटेड जो साइंटिफिक रिसर्च है, जब मैंने उसको देखा तो वो बहुत ही कन्फ्यूजनल रिसर्च है, उसमें मुझे क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं मिल रही। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो साइंटिफिक रिसर्च है उसने हमें 2 एंटीजन ए और बी दिए और इनके अगेंस्ट 2 एंटीबॉडीज बताए, और 4 ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ए बी और ओ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टोटल 8 ब्लड ग्रुप बताए। लेकिन इसी साइंटिफिक रिसर्च को जब मैं फॉलो किया तो ये भी साथ कहती है कि मोर देन 34 ब्लड ग्रुप्स आर अवेलेबल इन अ ह्यूमन बॉडी। लेकिन क्योंकि वो 34 ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको प्रैक्टिस में लेके आने के लिए इस साइंस के पास अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई गैजेट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, तो ये साइंस खामोश है। अब 34 पे भी नहीं रुकी हुई साइंस, मोर देन कितना, नोबडी नोज, साइंस इटसेल्फ डोंट नो। अब जब मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूँ तो ब्लड ग्रुप, ये साइंस जिस बेस पे डिफाइन करती है वो एंटीजन है। तो यही साइंस कहती है कि मोर देन 300 एंटीजन्स आर डिटेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी। तो फिर 2 एंटीजन हैं या 300 से ज़्यादा है? अगर 300 से ज़्यादा है तो वो प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि साइंस अभी इनके बारे में कुछ नहीं जानती। और उससे अगर एक स्टेप आगे जाए तो यही साइंस कहती है कि एक ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, इसका जो इम्यून सिस्टम है उसमें बिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। तो फिर उसको कैसे मेजर करती है साइंस? कोई टूल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिर इससे एक स्टेप आगे जाएं तो यही साइंटिफिक लिटरेचर बताता है कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और ट्रिलियंस ऑफ जर्म्स हैं, और हर सेल और हर जर्म पे अपना एक जेनेटिक मेकअप का एंटीजन है, और पूरी बॉडी के सेल जो हैं ये ब्लड से बने हुए हैं। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो एनी सेल्स प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन, और कोई भी जर्म एक इंसान से दूसरे में जा सकता है। तो ये साइंस जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो एक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, 3-4 जरासीम का टेस्ट करके उसके बाद हमें कहती है चुप कर जो, साथ ये भी कहती है कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी फंगाई, कोई भी एल्गी, इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम 1 पर्सन टू अदर पर्सन। लेकिन क्योंकि अब सिर्फ बैक्टीरिया की बात करें तो थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको फिल्टर करने का कोई मैकेनिज्म साइंस के पास नहीं है, तो साइंस चुप है। तो ये टोटल कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं नज़र आती। दूसरी चीज़, जब हम ब्लड लगाते हैं इस साइंटिफिक लिटरेचर की बुनियाद पर, तो उसकी रीज़न क्या है कि हम कहते हैं कि अनीमिया हो गया। अब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अनीमिया? जब मैं आपसे डेफिनेशन ऑफ अनीमिया पूछता हूँ तो हर कोई यही सोचता है कि मेल में 12.5 से नीचे ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन आ जाए और फीमेल में 11.5 से नीचे आ जाए तो अनीमिया। इट्स नॉट द डेफिनेशन, इट्स अ क्राइटेरिया। और ये क्राइटेरिया भी कितना लॉजिकल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ अनीमिया इट इज़ अ जेनेटिकल प्रोग्राम रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी इंसल्ट और स्ट्रेस टू बॉडी। अब ये इंसल्ट और जो स्ट्रेस है, इट कुड बी इन्फेक्शियस, इट कुड बी इन्फ्लेमेशन, इट कुड बी ट्रामेटिक, इट कुड बी कैंसर, इट कुड बी एनी सिस्टेमिक डिजीज़। तो ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड रिस्पांस है बॉडी का, कि जब बॉडी में कोई इंसल्ट होती है तो बॉडी का ऑटोमेटिकली जेनेटिक रिस्पांस आता है जिससे अनीमिया होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अनीमिया है इसको आपने फ़ौरन ट्रीट करना है। बॉडी का अपना जेनेटिक मेकअप है, वो खुद ही फाइट कर रही है, और इसके फाइट करने में हमने उसकी हेल्प करनी है। रादर दैन कि हम बाहर से ब्लड लगा देते हैं तो उसका अपना इम्यून सिस्टम और कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो वही बॉडी जिसने इस डिजीज़ के साथ फाइट करनी थी वो और कोलैप्स होती है।
अब नेक्स्ट स्टेप जो है कि इसी साइंस ने पहले हमें ये कहा कि हमने हीमोग्लोबिन जो टारगेट है वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर पे कर दिया, दैट्स लिबरल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर इसी साइंस ने कहा नहीं, ट्रांसफ्यूजन से हैजर्ड्स भी बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्टिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे लेके जाना। तो फिर 9 पे आई, फिर 8 पे आई, और फिर एक ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर नाम से एक चीज़ टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई कि 7 ग्राम पर डेसीलीटर इज ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर। इससे कम हो जाए तो ट्रांसफ्यूजन करें, इससे ऊपर हो तो ट्रांसफ्यूजन ना करें। अब ये साइंस फिर इधर भी नहीं रुक रही, इससे भी आगे क्रिटिकल हीमोग्लोबिन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। अब जो क्रिटिकल हीमोग्लोबिन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई उसके पीछे बेसिस क्या थी कि इसी साइंटिफिक रिसर्च ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि जो 3 और 4 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। नो डाउट वो कुछ कंप्रोमाइज लाइफ होगी, लेकिन जिंदा हैं, वो चल रहे हैं, वो वॉशरूम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है। तो फिर ये सोचने में मजबूर हो गए कि ये जो 7 ग्राम पर डेसीलीटर है ये भी शायद बहुत हाई टारगेट हमने रख दिया और इसको नीचे लेके आना है, नीचे लेके आना है और नीचे लेके आना है। तो इसकी एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि जापान में एक लिवर ट्रांसफ्यूजन हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, और उसमें उनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, दैट वाज अ रेयर ब्लड ग्रुप, तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई। ड्यूरिंग ऑपरेशन द पेशेंट हीमोग्लोबिन फॉल टू 0.6 ग्राम पर डेसीलीटर। उस पर भी पेशेंट जिंदा था विद मिनिमम आइनोट्रोपिक सपोर्ट। फिर उस पेशेंट को रिससिटेट किया गया, जब ब्लड आया प्रोसीजर खत्म हुआ, पोस्ट ऑफ वेंटिलेटर पे गया, एक्सट्यूबेट हुआ, जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जाने लगा, एट दैट टाइम द हीमोग्लोबिन वाज 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। आप मुझे ये बताएं कि मैं इस साइंस की कौन सी रिसर्च को फॉलो करूं, कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करूं। और अब ये साइंस इस चीज़ पे आ चुकी है कि एक्चुअली ये जो अनीमिया है ये हर बॉडी का एक अपना जेनेटिक मेकअप है, वही डिसाइड कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ पॉपुलेशन पे रिसर्च हुई और वो किसी मुल्क में हुई तो उस पॉपुलेशन में अनीमिया अगर किसी ने लेबल किया लेट्स सपोज 10 ग्राम पर डेसीलीटर पे, तो इस पॉपुलेशन पे एज सच अप्लाई कर दें, ये नहीं हो सकता। उस पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट डिफरेंट, उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट, उनकी डाइट डिफरेंट, उनका इम्यून सिस्टम डिफरेंट, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि मैं इससे एक स्टेप अगली बात कर रहा हूँ कि अगर हम इधर भी ये रिसर्च करते हैं तो मेरा ये कहता हूँ कि हर बॉडी जो है वो यूनिक बॉडी है, हर बॉडी का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। कोई एक ऐसी बॉडी भी आ सकती है कि जो 2 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन टॉलरेट करती है और कोई 4 टॉलरेट करती है। तो ये आप नहीं कह सकते कि इससे नीचे जो भी बॉडी जाएगी उसको फ़ौरन ब्लड लगा दें। आपने हर बॉडी के जेनेटिक मेकअप को उस अकॉर्डिंगली देखना होगा। दूसरी चीज़, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक पेशेंट है, उसकी हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर डेसीलीटर है और उसी पेशेंट का बाइलोरीबिन जो है वो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अब बाइलोरीबिन को रेज करते जा रहे, मैं 15 पे ले जाता हूँ और हीमोग्लोबिन को 15 से कम करके मैं सिर्फ 5 पे लेके आ रहा हूँ। बाइलोरीबिन ज़्यादा बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन कम हुआ लेकिन उसकी रेशियो से कम हुआ है। तो जो ही 5 पे हीमोग्लोबिन आती है तो हर डॉक्टर, कोई भी बंदा उठ के ब्लाइंडली आता हो, इतनी कम हीमोग्लोबिन होगी इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें। लेकिन जब मैं कहता हूँ इसकी बाइलोरीबिन भी 15 पे चलेगी तो फिर इसका साथ लिवर ट्रांसप्लांट भी कर दें, तो वो कहते हैं नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अभी जिंदा है, अभी तो इसकी सांस चल रही है, चल फिर रहा है। तो लेकिन इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत बेहतर नहीं रही, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट करने से इसकी कॉम्प्लिकेशन मैनीफोल्ड बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस साइंस ने हमें बता दिया कि ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो बॉडी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी डेडली कॉम्प्लिकेशन है। और इंडिकेशन इस साइंस ने बता दी कि द ट्रांसप्लांट शुड बी ओनली इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अगर किसी का लिवर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बावजूद भी अगर वो लाइफ गुजार रहा है तो ट्रांसप्लांट ना करें, लेकिन अगर उसकी लाइफ को डेंजर में आ गई है तो फिर ट्रांसप्लांट करें। तो मैं कहता हूँ ये वाला रूल आप ब्लड पे क्यों नहीं अप्लाई करते, उस लिवर को बनाने वाला ब्लड। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे आप फ़ौरन मिनट से पहले जंप करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। और इसी साइंस ने अपने लिटरेचर में मुझे एक फ्लूइड्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन आई तो एक सिंथेटिक फ्लूइड बताया और एक नेचुरल फ्लूइड्स बनाया। और जो नेचुरल फ्लूइड्स हैं उसमें सबसे जो मेन फ्लूइड है वो क्या है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इज़ इट नेचुरल फ्लूइड। नेचुरल फ्लूइड मीन कि वो फ्लूइड जिस पे ये बॉडी चलती है, ये बॉडी हर कुछ टाइम बाद उस फ्लूइड को यूज़ करती है। जैसे उसकी एग्जांपल मैं दूँ तो पानी है, तो हर 2-3 घंटे बाद ये बॉडी पानी के एक गिलास पीती है। और अगर इन रियलिटी ब्लड इज़ द नेचुरल फ्लूइड तो हर 3-4 घंटे बाद हमें एक गिलास ऑफ ब्लड पीना चाहिए। कभी किसी इंसान का पी लें, कभी किसी गोरे का पी लें, कभी किसी काले का पी लें, लेकिन नहीं पीते
क्योंकि सबको पता है कि ये जो ब्लड पिएंगे इसके फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि ये नेचुरल फ्लूइड नहीं है, इससे डेथ हो सकती है। लेकिन यही ब्लड जब हम वेन्स में लगाते हैं तो हर कोई लगवाना शुरू कर देते हैं, और ये साइंस उसको ब्लाइंडली फॉलो करवा रही है कि आप ये ब्लड लगाएं इस बेस पे कि आपकी लाइफ बच जाएगी। तो ऐसा कुछ है नहीं। अब रियलिटी में कुछ साइंटिस्ट इस चीज़ के करीब पहुंच रहे हैं कि वो ये उनका व्यूज़ ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए या लग्जरी ऑफ लाइफ इन्हांस करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई स्पेस नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इट शुड बी अवॉइडेड अनटिल अनलेस देयर आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। और इसी चीज़ को हमारी साइंस जो है एट द एंड उसको इस पे आना पड़ेगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में लगाना चाहिए। अब जब मैं ये पूरी साइंस देखता हूँ तो मेरा माइंड पूरा कंफ्यूज हो जाता है, कोई क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आती इस साइंस से कि 7 पे लगाएं, 8 पे लगाएं, क्रिटिकल हीमोग्लोबिन पे लगाएं, या अनीमिया से कम हो जाए तो फिर ब्लड लगाएं। और इस गाइडलाइंस के मुताबिक जाएं तो 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अनीमिक और 75% हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट आर अनीमिक। तो ये गाइडलाइन इट्सेल्फ प्रैक्टिसेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इनको अपनी सोसाइटी में अपने ऊपर एज सच अप्लाई कर लें। तो जब इतनी कन्फ्यूजन ऑफ माइंड क्रिएट हो जाए तो उसके बाद मैं तो एक ही काम करता हूँ, तो मैं तो फिर उस क्रिएटर की बुक के पास जाता हूँ और वही मुझे एक्चुअली क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है। तो उस बुक में क्या लिखा है कि खून जो है वो इंसान का हो या जानवर का, बहता हुआ खून उस क्रिएटर ने हमारे लिए हराम करार दे दिया, मतलब प्रॉब्लम ही ख़त्म। क्योंकि उसको पता है कि ये खून इस बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इस बॉडी को जो खून चाहिए उसकी ये बॉडी खुद ही क्रिएट करती है। एक्चुअली ये बॉडी बनी ही ब्लड से है, तो ये बॉडी सेल्फ सफिशेंट है उस ब्लड में जो इस ब्लड इसकी बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी है। बाहर से जो ब्लड आता है वो इससे मैच नहीं करता, जब वो मैच नहीं करता तो वो इस ब्लड प्रोडक्शन प्रोसेस को भी हैम्पर कर देता है, उसको भी सप्रेस कर देता है। लेकिन वहाँ पे साथ ही वो क्रिएटर ये भी कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आप मर रहे हैं तो आप कुत्ते का गोश्त भी खा सकते हैं, आप खंजीर भी खा सकते हैं, आप शराब भी पी सकते हैं और आप किसी इंसान का खून भी पी सकते हैं। तो वही चीज़ घूम के एट द एंड साइंस भी आ रही है और साइंस को भी इधर ही आना पड़ेगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड ओनली बी डन इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। अब मैं अपना बता सकता हूँ कि मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई इस सारी चीज़ से, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जीते जी तो ये बॉडी खून नहीं पिएगी। हाँ, मरने के बाद क्या होगा इस चीज़ का मुझे नहीं पता, और वो क्रिएटर बेहतर डिसाइड करने वाला है कि उसने इसके बाद क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।